जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक ऑन दिस चैनल CAPF प्रे विद विशाल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से इस चैप्टर को। तो धीरे धीरे करके पहले इंडियन पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है, जो भी हो पाता है उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हमें कवर करना है थ्रू आउट हमारे सिलेबस जो हमारे CAPF में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन आर्टिकल्स, ठीक है, भारतीय आर्टिकल से कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन चीज़ को पढ़ना है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य, सिटीजनशिप, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, प्रेसिडेंट्स पावर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्यसभा एंड लोकसभा, बिल्स, स्पीकर्स, कोर्ट एंड इम्पोर्टेंट जजमेंट, CAG जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पंचायती राज, यूनियन एंड स्टेट रिलेशन, ECI, इलेक्शन चीफ कमीशन ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री टर्म्स, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एडवोकेट जनरल, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, डिफेंस एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये रहा हमारा सबसे पहला टॉपिक, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनने का जो बिल एक्ट हुआ, जो एक्ट था वो 1895 में स्वराज बिल के नाम से पास किया गया था। डॉक्यूमेंट, अब देखो उसमें क्या डॉक्यूमेंट था, तो ये कंटेन करता था 110 आर्टिकल्स। इसमें 110 आर्टिकल्स थे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और इसमें कई अलग अलग तरीके के राइट्स दिए गए थे, जैसे कि राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लेकिन इस चीज़ को ब्रिटिशर्स के द्वारा एडमायर्ड नहीं किया गया, नहीं माना गया। मनवेंद्र नाथ रॉय जो थे वो 1934 में इस चीज़ को सबसे पहले प्रस्तावित किए थे और उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का फादर माना जाता है। 1934 में MN रॉय जो थे वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत के लिए प्रस्तावित किए थे। स्वराज पार्टी जो है वो फाउंड किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। INC 135 इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1935 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का मांग रखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू 1935, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये चीज़ रखा जाता है और उन्होंने दो चीज़ का मांग रखते हैं। सबसे पहले एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वो सभी जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं वो वोट करेंगे, और दूसरा वैसे इंसान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाग लेंगे और ये जो वोटिंग होगा वो बिना किसी बाहरी बाधा के होगा, यानी कि इसमें बाहर वाले लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, जो कि साफ इशारा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। वर्ल्ड वॉर, देखो वर्ल्ड वॉर 2 होता है 1939 से लेकर 1945 के बीच में। इसी बीच में जो यहाँ के जो वायसराय होते हैं लिन लिथगो, वो क्या करते हैं, वो 1940 में एक अगस्त ऑफर को ये देते हैं इंडियंस को। ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल इंडिया इनटू द वॉर विदाउट कंसेंट ऑफ इंडिया। अब देखो उसमें क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में भारतीयों के बिना सहमति से उसे विश्व युद्ध 2 में घसीटा गया था। इंडिया डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल, और इसी बीच क्या किया, जो इंडिया के जो समय मंत्री थे उन्होंने पूर्ण रूप से आज़ादी मांगा था कॉलोनियल रूल से, यानी ब्रिटिश रूल से। अगस्त ऑफर जो था उन्होंने प्रस्तावित किया था इंडियंस को,
ब्रिटिशर्स के द्वारा अगस्त ऑफर। ये ऐसा समय था जहाँ पे इंडियन को अपना खुद का एक संविधान लिखने का मौका मिला था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रपोज डोमिनियन स्टेट। अब देखो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस चीज़ के लिए डोमिनियन स्टेटस जैसे शब्दों का इस्तेमाल। डोमिनियन स्टेटस है क्या? डोमिनियन स्टेटस कोई वैसा चीज़ है जिसमें आपको आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन आपका जो डिफेंस, आपका जो फाइनेंस और भारत का जो होम अफेयर्स है वो सभी उनके पास में रहेगा। तो इस चीज़ को, तो ये जो था वो, इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने पूर्ण रूप से आज़ादी देने से रिफ्यूज़ कर दिया था। ठीक है, आप आज़ादी ले लो, लेकिन आपका जो मेन जो हिस्सा रहेगा, डिफेंस रहेगा, फाइनेंस रहेगा, होम अफेयर्स रहेगा, वो हमारे पास रहेगा, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था। इस कारण से जो नेहरू जी थे उन्होंने डोमिनियन स्टेटस को पूरी तरीके से डेड एज अ डोर नेल को जैसा कॉन्सेप्ट पे बात किया इस चीज़ पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो था वो वैसा चीज़ है जो किसी काम का नहीं है। एट वर्धा INC रिजेक्ट द ऑफर, और वर्धा में इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया, और ये सभी जो प्रस्तावित किए गए थे वो किए गए थे बाय चर्चिल के द्वारा। Gandhi said the declaration has widened the gulf between the nationalist and the British rules. अब इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, अब देखो क्रिप्स मिशन जो था इसको हेडेड किया जा रहा था स्टाफर्ड क्रिप्स के द्वारा। इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द फॉर इंडियन पीपल, डोमिनियन स्टेटस एंड इक्वल पार्टनरशिप ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। अब देखो इसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें ठीक है आप लोग को जो मिलेगा आज़ादी वो डोमिनियन स्टेटस के रूप में मिलेगा, और इसमें ब्रिटिशर्स का पूरा कॉमनवेल्थ ऑफ जो नेशन रहेगा उसमें ब्रिटिशर्स का पूरा योगदान रहेगा, यानी कि उसमें उसका कैप्चर रहेगा ब्रिटिशर्स का। इंडियन डिफेंस सेक्टर, इंडियन डिफेंस सेक्टर जो है वो भी किसके पास रहेगा? वो उन्होंने कहा कि ये भी ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा। फिर इसके बाद उन्होंने ये कहा क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, उसके तहत उन्होंने ये कहा कि राइट टू सिगरेट का जो ऑप्शन है वो सभी स्टेट के पास रहेगा। बेसिकली राइट टू सिगरेट का मतलब ये है कि उस समय हमारे देश में जो भी राज्य थे, जो भी प्रांत थे, उन्हें अपने धर्म, अपने भाषा, अपने जाति के हिसाब से अलग, भारत से अलग हो जाने का पूर्ण स्वतंत्रता था, ऐसा क्रिप्स मिशन में लिखा हुआ था। उसका ये प्रस्तावना था। गांधी जी ने इस चीज़ को अपोज डेटेड चेक कहा, यानी कि वैसा चेक जो बीत चुका है, जो अब किसी काम का नहीं है। और वैसे जो ये राइट टू सिगरेट था, इसे डिवाइड एंड रूल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो था वो ब्रिटिशर्स का मास्टर स्ट्रोक था, राइट टू सिगरेट, ताकि जिससे वो जाते जाते भारत को तोड़ कर जाएं। INC और जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो INC थे उन्होंने इस चीज़ को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे राइट टू सिगरेट आ रहा था, ठीक है, क्योंकि हर प्रांत एक दूसरे से अलग हो जाए खुद से ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, ETC, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने इसमें इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे ना पाकिस्तान और ना पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात चल रहा था, इस कारण से उन्होंने भी इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। कैबिनेट मिशन 1946, अब उसके बाद आता है हमारा कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में हुआ था। इसको हेडेड किया जाता है क्लेमेंट एटली के द्वारा, जो कि ब्रिटिश के नए PM होते हैं जो कि वर्कर पार्टी से बनकर आते हैं। ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर मेन ऑब्जेक्टिव, अब देखो जो ब्रिटिश का जो कैबिनेट मिनिस्टर था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उसका दो मेन ऑब्जेक्टिव था। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करवाना, और दूसरा इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म करवाना। इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार। ये जो है वो सितंबर 1946 से लेकर के 2 सितंबर 1946 लेके 15 अगस्त 1947 तक ये चला था। अब यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट का क्या मकसद था? तो उसमें बस जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था, ठीक है, उनको ब्रिटिशर्स के हाथ से ट्रांसफॉर्म करके इंडियन गवर्नमेंट के हाथों सौंपना था। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे, उनका नाम भी जान लेना ज़रूरी है, जैसे कि प्रेसिडेंट और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो वाइसरॉय और जो गवर्नर थे, ठीक है,
जिन्हें जनरल ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता था, वो थे विस्कंट वेवल, जो कि फरवरी 1947 तक वो जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। फिर उसके बाद है कमांडर इन चीफ, जो कि थे सर क्लॉडे एचनलेक। वाइस प्रेसिडेंट इन चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ, ये जो मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। होम अफेयर, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर थे वो थे सर SV पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्टर थे राजेंद्र प्रसाद। कॉमर्स मिनिस्टर यानी कि वाणिज्य मंत्री थे इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़। डिफेंस के जो मिनिस्टर थे वो थे बलदेव सिंह, जो कि INC से रिलेटेड थे। फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। एजुकेशन और आर्ट्स मिनिस्टर थे C राजगोपालाचारी। हेल्थ मिनिस्टर थे गंगफर अली खान। लेबर मिनिस्टर थे जगजीवन राम। लॉ मिनिस्टर थे जोगेंद्र नाथ मंडल। रेलवे और जो कॉमन पोस्ट और एयर सर्विस के जो मिनिस्टर थे वो थे अब्दुल रब निश्तर। वर्क, माइंस और पावर के जो मिनिस्टर थे वो थे CH भाभा, जिन्हें भाभा एटॉमिक के नाम से भी जाना जाता है। अब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब देखो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बना? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और वहाँ पे टोटल 389 सीट्स थी, ठीक है, जिनमें से 296 थे वो थे ब्रिटिशर इंडिया के कंट्रोल में थे, और वही बाकी का 93 जो था वो किंग प्रोविंसेस के पास था। ये जो 296 वाला जो सीट था वो इलेक्शन के द्वारा चुना गया था, वोटिंग के माध्यम से, ठीक है। और वोटिंग का सिस्टम कैसा था? तो इनडायरेक्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है। और वहीं जो किंग प्रोविंसेस के अंदर था उनको नियुक्त किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। 292 सीट्स, जिनमें 11 जो थे वो गवर्नर प्रोविंसेस को दिए गए थे, और वही बाकी के जो बचे 4 सीट्स थे 296 में, वो इसमें 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को दिए गए थे। सीट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन डिवाइड इनटू मुस्लिम, सिख, जनरल। इसमें जो सीट को जो प्रोपोर्शन बांटा गया था वो बांटा गया था मुस्लिम, सिख और जनरल के हिसाब से। और ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाया गया था। इलेक्शन हेल्ड इन जुलाई 1946, इलेक्शन जो हेल्ड किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वो किया गया था जुलाई अगस्त 1946 में, ठीक है। इसमें जो था टोटल 296 पे चुनाव हुआ था, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला था 28, और मुस्लिम लीग और इंडिपेंडेंट जो थे उनको 73 और 15 मिला था। मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट में इसमें भाग नहीं लिया था इस वोट में, इस इलेक्शन में। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या उद्देश्य था? तो सबसे पहला उद्देश्य था भारतीय संविधान का निर्माण, और दूसरा उद्देश्य था पार्लियामेंट जब तक बन ना जाए उसको एज अ पार्लियामेंट के रूप में यूज़ करना, ठीक है। यानी कि जब तक पार्लियामेंट, हमारे देश का पार्लियामेंट नहीं बन जाता, जब तक संसद नहीं बन जाता, तब तक उसी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था हमारा, उसी को एज अ पार्लियामेंट यूज़ किया गया। मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए कुछ मीटिंग्स होती हैं। तो टोटल 3 मीटिंग्स होती हैं। सबसे पहला मीटिंग होता है 9 दिसंबर 1945 को, जो कि दिल्ली में होता है, 46 को, जो कि दिल्ली में होता है। इसमें टोटल 211 मेंबर्स ने भाग लिया था। इसके साथ साथ जो डॉक्टर सज्जन सिन्हा थे वो पहले प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और ये जो थे वो प्रोविजनल या फिर टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद सेकेंड मीटिंग होता है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है, और ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट होते हैं, और इसी समय एज अ जो हमारे भारत के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। और इस समय 2 प्रेसिडेंट की नियुक्ति होती है। पहला होते हैं HC मुखर्जी और दूसरा होते हैं VT कृष्णामचारी। फिर वहीं थर्ड मीटिंग होता है। थर्ड मीटिंग जो होता है वो होता है 13 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसी में विज़न रखा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें किस तरीके से उससे निर्माण किया जाएगा।
और 22 जनवरी 1947 को ये पास हो जाता है। इसमें कुछ राइट दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, क्या क्या इसका उद्देश्य होना चाहिए, जिसमें होता है सभी इक्वल हैं, सभी को फंडामेंटल राइट दिया जाएगा और सभी के पास राइट टू वोट यानी कि वोट देने का अधिकार होगा। माउंटबेटन प्लान 1947। अब माउंटबेटन प्लान आता है क्योंकि देखो माउंटबेटन प्लान उस समय आता है जब भारत का पार्टीशन होता है, बंटवारा होता है, ठीक है, तो उस समय माउंटबेटन प्लान आता है। पार्टीशन से पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे वो थे 389 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन के बाद ये 299 मेंबर्स हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त के दिन पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। तो उससे पहले पार्टीशन के पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो थे 389 मेंबर्स और पार्टीशन के बाद हो जाता है 299 मेंबर्स। अब इसी बीच में यहाँ पे 8 मेजर कमिटीज़ बनाई गई थी और 14 माइनर कमिटीज़ बनाई गई थी। ये रहा मेजर कमिटीज़ और उनके कुछ और उनके मिनिस्टर्स। लिस्ट ऑफ मेजर कमिटीज़, ये टोटल 8 कमिटीज़ हैं, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी, जो कि यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी, ये सभी जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर में थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ये था SVP यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर में ये पावर था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन का। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट सब कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी के जो हेड थे वो थे AC ठक्कर। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी के जो हेड थे वो भी AB ठक्कर ही थे। रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब ये लिस्ट रहा माइनर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसके चेयरमैन का। फाइनेंस और स्टाफ कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे पताभी सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर KM मुंशी। एडवोकेट HOC कमेटी के जो कि नेशनल फ्लैग पे जो काम कर रहा था उनके जो हेड थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मालवंकर। एडवोकेट HOC कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, इसके जो हेड थे वो भी S वरदाचारी थे। कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के जो हेड थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविंशन के जो हेड थे वो थे नालिनी राजन सरकार। लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन के जो हेड थे वो थे SK धर। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो एरिया था, जो फील्ड था, उसमें जो नज़र रखा जाता था, ठीक है, एग्जामिन करने के लिए, उसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू PM। प्रेस गैलरी कमेटी के जो हेड थे वो थे उषा नाथ सेन। और सबसे लास्ट एंड लीस्ट एडवोकेट HOC कमेटी ऑन सिटीजनशिप के जो हेड थे वो थे S वरदाचारी। तो ये रहा 8 मेजर्स कमेटी एंड 14 माइनर कमेटीज। अब थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए थ्रू टाइमलाइन। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज पार्टी का कॉन्सेप्ट रखा जाता है और वही 1934 में MN रॉय पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मांग करते हैं। 1934 में स्वराज पार्टी का निर्माण होता है और निर्माण किया जाता है मोतीलाल नेहरू और सीराज गोपालाचारी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसे फाउंड किया जाता है। फिर 1935 में जो INC होती है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी होते हैं, वो भी पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बात को रखते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वो 18+ और विदाउट इंटरफेरेंस जैसी चीज़ों का बात करते हैं। 18+ वोट का मतलब जो भी
इंसान 18+ हो चुका, चाहे वो नारी हो या नर हो, ठीक है, उन सभी को वोट देने का अधिकार है। और विदाउट इंटरफेरेंस का मतलब इसमें किसी भी तरह का बाहरी कोई बाधा नहीं होना चाहिए। और ये बाहरी बाधा का जो सीधे से संकेत था वो था ब्रिटिशर्स के लिए। 1940 में अगस्त ऑफर आता है, फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, फिर 6 दिसंबर 1946 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बातें की जाती है, ठीक है, उसकी स्थापना की। फिर 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहला मीटिंग रखा जाता है जिसमें टेम्पररी प्रेसिडेंट को नियुक्त किया जाता है। फिर आता है 11 दिसंबर, ठीक है, जिसमें सेकेंड मीटिंग होता है और इसमें परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है और 2 वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। फिर वहीं 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव पास होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप उस चीज़ से रिलेटेड कमेंट में पूछ सकते हैं, उस चीज़ को बहुत जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाएगा एज़ और अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने डाउट्स को कमेंट करें। और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद।